Politburo member, and the Comrade G. Ramakrishnan, Politburo member, Comrade Sudhir Chakravarti, Committee member, and ex-MD. They have come to Port Blair yesterday. They attended the state organizing committee meeting held at Shahid Bhavan here yesterday from morning to evening. Comrade Prakash Karat, Politburo member and the former General Secretary of the party, he will address. Yes. दोस्तों, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये प्रचार कर रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका 22 जनवरी को जो उद्घाटन होगा, प्रतिष्ठापन होगा, वो एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे देश के लिए। ये बात सही है कि हमारे देश में सब धर्म में विश्वास करने वालों के लिए पूर्ण अधिकार है अपने धर्म और आस्था को निभाने के लिए, और हमारे संविधान में भी यही बुनियादी अधिकार दिया गया है। और अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो हमारे देश के करोड़ों लोगों के आस्था के एक प्रतीक है। हम उसका आदर करते हैं, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और एक राजनीतिक मकसद से, क्योंकि लोकसभा चुनाव कुछ चंद महीनों में होने वाला है, उसको नजर में रखते हुए इस सेरेमनी को उन्होंने पूरी तरह एक राजनीतिक घटना के रूप में बदल दिया है। इसीलिए हमारी पार्टी, जब हमें हमारी पार्टी के महासचिव को निमंत्रण दिया तो हमारी पार्टी ने उसको इनकार किया और कहा कि इस तरह के राजनीतिक गैदरिंग में या राजनीतिक इस तरह के कार्यक्रम में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। यही बात और कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी अभी यही स्टैंड लिया है, और ये सिर्फ हमारे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के ही समझ नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के 4 शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के 4 जो मुख्य प्रमुख पीठ के लोग हैं, पुरी के, श्रृंगेरी के, जोशीमठ के और द्वारका के, ये 4 शंकराचार्यों ने भी तय किया है कि वो अयोध्या में जनवरी 22 को इसमें भाग नहीं लेंगे। और उसमें कारण एक उन्होंने यही दिया है कि जिस शैली और तरीके से ये हो रहा है ये हिंदू शास्त्र के मुताबिक नहीं है और इसका राजनीतिकरण हुआ है। तो हमारी पार्टी ने जो पहले पोजीशन लिया है, मेरे ख्याल में अभी हमारे देश के जितने भी लोग हैं जो धर्म पर आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं, वो बात को अभी समझेंगे। ये मेरा पहला कहना है।
इसके साथ संबंधित है कि इस तरह के मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, वो और भी कुछ महीने चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में अभी इसका उद्घाटन करने का मकसद राजनीतिक है। चुनाव आने वाला है, सिर्फ 2-3 महीने बाकी है। हमारे देश के सामने बहुत सी और बुनियादी और गंभीर समस्याएं हैं। उससे ध्यान हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जो भाजपा आरएसएस का तरीका है कि धर्म और राजनीति को मिक्स करके उसको एक सांप्रदायिकरण के लिए कोशिश करते हैं, वही कारण है कि आज जो सरकार की रिकॉर्ड है केंद्र में 2 करोड़ नौकरियों को देने का आश्वासन दिया था उनके घोषणा पत्र में, रोजगार देने का। अभी आंकड़े आए हैं कि 2023 में 2023 में बेरोजगारी की जो गति है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कहते हैं, वो 8.4 है, 8.4। सरकारी आंकड़े नहीं मानते हैं, आजकल सरकार आंकड़े देना ही बंद कर दिया, और अभी वो कहते हैं कि आंकड़े ठीक नहीं है और 3% से कम है बेरोजगारी। लेकिन सीएमआई जो सबसे रिलायबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो महीनेवार आंकड़े देते हैं फिर पूरे साल का देते हैं, वो बेरोजगारी की गति 8.4% बताया है, और ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, उसका मतलब जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट की गति 20% से ज्यादा है। तो ये सब ऐसे सवाल है जो हम चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट के चुनाव के समय इस पर चर्चा हो, और कौन सी पार्टी किस तरह की नीतियां अपना रही है या अपनाएगी जो हमारे देश के नौजवानों के लिए रोजगार गारंटी कर सकते हैं। ये ऐसे मुद्दों को हम उठाएंगे। अब जानते हैं कि 1 साल लंबे समय का एक किसानों का आंदोलन चला। सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किया था उसके खिलाफ, और उसको वापस लेना पड़ा सरकार को मजबूर होके। लेकिन वो संघर्ष का अभी भी लक्ष्य क्या है कि हमारे देश के किसानों के लिए अपने फसल के लिए लाभकारी मूल्य हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जो कानूनी तरीके से गारंटी हो, लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस क्रॉप्स, अलग अलग पैदावार के लिए। वो मुद्दा अभी भी जिंदा है, और ये हमारे देश की आबादी के 50% से ज़्यादा लोगों के आमदनी का सवाल है, आजीविका का सवाल है। तो ये मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में, और महंगाई का सवाल है, और उसके साथ साथ अभी भी देश में जो गरीबी है और असमानताएं बढ़ी है। और हमारे देश में अभी आप देख सकते हैं कि हर साल जो लिस्ट आता है हमारे देश के जो अरबपति और खरबपति है, बिलियनर्स हैं, उसके संख्या बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे आने वाले चुनाव में आना चाहिए, और भाजपा की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की कि ये मंदिर और धर्म और सांप्रदायिकता का जो एजेंडा वो ले आना चाहते हैं, उसके काउंटर में हमारी कोशिश है। और विपक्षी पार्टियों की जो अभी एक प्लेटफॉर्म बना है, संयुक्त प्लेटफॉर्म,
इंडिया, वो हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के विकल्प में, ऑल्टरनेटिव में हम अपने एजेंडा और बात देश की जनता के सामने रखेंगे। तो ये है राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो नेशनल लेवल पर जो अभी फौरी तौर पर मुद्दे हैं। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार के बारे में हमारी पार्टी कल यहाँ हमारी पार्टी की राज्य संगठन कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो पहली बात हमारे सामने ये रहा है कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ, तो पहली बात यह है कि अंडमान और निकोबार में यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है जनता के लिए। यहाँ तो पहले क्या प्रदेश काउंसिल एक होता था, वो तो पहले खत्म हो गया है। उसके बाद अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा या पंचायत सिस्टम में जो है लोकल बॉडीज, उसके अलावा कोई और जनता के लिए सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है। पीपल सेलेक्टेड, वही प्रतिनिधित्व माने वही है रिप्रेजेंटेटिव। तो इसीलिए हमारी पार्टी की मांग रही है कि पहला कदम ये होना चाहिए कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ होना चाहिए, यहाँ एक विधानसभा होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के तहत जैसे पुदुचेरी में है, पौंडीचेरी में असेंबली है और वहाँ लोकल गवर्नमेंट है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ही नहीं है, वहाँ एक प्रशासन भी है। उस तरह के एक सेटअप यहाँ भी अंडमान और निकोबार में होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है, संवैधानिक सिद्धांत जो है कि जनता के अपने प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो उससे वंचित है अंडमान और निकोबार के जनता। तो कम से कम पुदुचेरी टाइप ऑफ असेंबली यहाँ बनना चाहिए। इसके अलावा पिछले हमारे कल की मीटिंग में आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ हमारी कमेटी ने विचार विमर्श किया और हमारी कमेटी की राय है, उन्होंने ये सिफारिश की है कि लोकसभा का चुनाव में यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने चुनाव लड़े और लोकसभा में हमारे कैंडिडेट होना चाहिए सीपीएम की ओर से। ये हमारे अंडमान निकोबार की कमेटी की प्रस्ताव है, इसको हम हमारी पार्टी के केंद्र कमेटी में विचार करके उस पर फैसला लेंगे। हमारी केंद्र कमेटी की मीटिंग 2 हफ्ते में होने वाला है और उसमें हम लोकसभा चुनाव के बारे में, कुल देश के चुनाव के बारे में बात करेंगे। तो उसी मीटिंग में हम अंडमान और निकोबार के बारे में भी फैसला लेंगे। इतना ही मुझे अभी कहना है। निकोबार आइलैंड्स में अभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप लोग सब जो है इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। तो अगर सीपीआईएम जो है यहाँ की सीट मांग रही है तो कांग्रेस को या तो सीट छोड़ना पड़ेगा या आप लोग अपना कैंडिडेट अलग से उतारेंगे कांग्रेस के खिलाफ, मतलब क्या? हमारी अंडमान निकोबार कमेटी की राय है कि चुनाव हमें लड़ना चाहिए। अभी हम उस पर फैसला नहीं लिया, फैसला लेंगे। अगर फैसला लेंगे तब इसको कैसे लागू किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। कोई चेहरा है सर अभी नजर में आप लोगों के?
कि यहाँ से किसे लेना है? ये यही की कमेटी की राय फैसला होगा। हम इसमें कोई राय नहीं बनाए है, लेकिन जब कमेटी अगर हम क्लियरेंस देंगे कि लड़ना है, तब कमेटी यहाँ जो है बैठ के फैसला करेगी कौन चुनाव लड़ना चाहिए। उस पर अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सर, आपने राम मंदिर की बात की है। 4 आचार्य ने, जो हमने भी नेशनल मीडिया में देखा है कि 4 आचार्य जो है डिनाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री है, जो अभी बीजेपी जिस तरह से जो धर्म की राजनीति कर रही है, ये कहाँ तक सही है और आने वाले दिनों में कितना इफेक्ट करेगा ये? वही हमारी पार्टी इसमें सबसे फर्म स्टैंड लिया है शुरू से कि हमारे देश एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे सिस्टम जो हमारे वो सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशन। जब सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं है कि डिनाई रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन। स्टेट डज नॉट किसी एक धर्म विशेष सत्ता को एक कोई धर्म विशेष नहीं होगा। तो हमारा पॉइंट ये है कि जिस तरह ये राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसको एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बना दिया। और जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है, पूरी शंकराचार्य, जब मोदी जी ये करने जा रहे तो हमारा क्या करेंगे? हम क्या के बाद ताली बजाने के लिए जाएंगे? तो उन्होंने यही कहा है, ये काम हमारा होना चाहिए। तो धर्माचार्य वगैरह है, तो ये नंगे रूप से राजनीतिकरण है, इसका हम विरोध करते हैं। इसीलिए हमने सब विपक्षी पार्टियों में सबसे पहले हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। और ये अच्छी बात है, अभी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों ने भी स्टैंड लिया। सर, आपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप का जो बात कहा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली पौंडीचेरी की तर्ज पे, तो सर लोकली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सभी पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी ये चाहती है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप आए, प्रदेश काउंसिल आए या लेजिस्लेटिव असेंबली आए। 10 साल यूपीए का गवर्नमेंट रहा, तब भी ये डिमांड था, उन्होंने भी जो है इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अब 10 साल बीजेपी का गवर्नमेंट खत्म होने वाला, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या अब अगर इंडिया अलायंस का जो सरकार आता है, तो आप लोग प्रेशराइज करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रदेश काउंसिल को जो है लेकर आने के लिए? क्या आपका स्टैंड रहेगा इसमें? सर, इसमें एक ऐड करना चाहूंगी कि क्या यह आपका चुनावी मुद्दा है आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए? ये जी जरूर। अगर हम चुनाव यहाँ लड़ेंगे डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उसको मुद्दा बनाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, जब हमारे यहाँ से एमपी नहीं आए कभी, जब लोकसभा में हमारी पार्टी मेरे ख्याल में 2-3 बार प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था। कॉमरेड वासुदेव आचार्य हमारे जो लीडर थे लोकसभा में, उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि अंडमान और निकोबार को असेंबली देना चाहिए पुडुचेरी की तरह। इस तरह की पहले से हम इसका वकालत करते आए हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, जब वो शासन कर रहे थे, हम सरकार में नहीं थे, यूपीए में भी हम सरकार में नहीं थे, तो इन पार्टियों की मुख्य जिम्मेदारी बनती इसको लागू कराने के लिए। लेकिन हमारी ताकत बढ़ेगी अगर हम पार्लियामेंट में किसी रूप में आएंगे, हम इसको दोबारा इसको टेकअप करेंगे। सर, इंडिया यूनिटी जो है इसमें सीपीआई का जो होना इस तरह है कि लक्ष्मी यूनिटी अलग से और इंडिया में ज्वाइन हो रहे हैं, या अलग अलग जो सीपीआई जो है अलग अलग पार्टियां किस तरह जो है उसमें इंडिया यूनिटी में जो है सामने? इसमें दो पहलू है, 2 एस्पेक्ट। एक तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के विकल्प में एक हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, ये सब बातों को हम प्रोजेक्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। दूसरा, चुनाव में हाउ टू मैक्सिमाइज यूनिटी ऑफ
एंटी बीजेपी वोट्स, जो बीजेपी के खिलाफ जनमत है उसको कैसे यूनाइट किया जाए, ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं तय किया जा सकता है। हर राज्य में, हर स्टेट में हमें उस स्टेट के ठोस परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ ये सीटों का तालमेल या अंडरस्टैंडिंग या अलायंस करने की जरूरत है। कुछ राज्यों में पहले से है, इंडिया बनने के पहले, जैसे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक अलायंस है ऑफ 6-8 पार्टीज है जो डीएमके के नेतृत्व में है, वो अभी भी है, उसको और मजबूत करने का सवाल है। बिहार में एक महागठबंधन है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। तो 3-4 राज्यों में इस तरह ऑलरेडी स्टेट वाइड अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। अभी सवाल है कि दूसरे राज्यों में क्या पॉसिबिलिटी है। वो हमारा कहना ये प्रैक्टिकल है कि स्टेट वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से राज्यों में एक प्रमुख पार्टी होगा क्षेत्रीय पार्टी, वो दूसरे स्टेट्स में नहीं, तो वहाँ के स्टेट में किस तरह इस तरह की यूनिटी बन सकता है, वो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, बातचीत शुरू हुआ है कुछ राज्यों के सवाल पर। मैंने कहा ना मैक्सिमम पॉसिबल परफेक्ट नहीं हो सकता है, और कुछ जगहों में हमारी यूनिटी उस तरह का नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी की ओर से हमने कह दिया है, जैसे पश्चिम बंगाल में हमारा और टीएमसी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकता है, हम भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, तो ये अलग बात है। सर हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का एक जो है डेटा सामने आया था, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसमें एक आ गया था कि अंडमान निकोबार में जो ग्रेजुएट लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंट्री में हाईएस्ट है। 33% जो है ग्रेजुएट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अनएम्प्लॉयड है। तो इसके बारे में क्या कहना है सर? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यू गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो है टूरिज्म जो है एम्प्लॉयमेंट का एक लौता जो है ऐसा जरिया है जो एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मलाइज्ड है। बाकी जितने जॉब्स है वो ऑलमोस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इसको किस तरह से आप टैकल करेंगे अगर आप लोग डिसाइड करते हैं कि एमपी इलेक्शन आप लोग यहाँ से लड़ेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व करने के लिए आप लोगों का क्या मतलब स्टैंड रहेगा, क्या तरीका रहेगा अंडमान निकोबार में अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए? जो आपने कहा वो सही बताया। मैंने कहा नेशनल एवरेज 22% कुछ बताया ग्रेजुएट, आपने यहाँ का कहा 33%। तो यही दिखाता है कि अंडमान निकोबार की बेरोजगारी की जो गति है वो हाई है, खासतौर पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें आज की सिचुएशन में 2-3 क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे रोजगार पैदा हो सकता है। उसमें एक तो ऑब्वियस है टूरिज्म, जो है पहले से, लेकिन टूरिज्म अभी जिस तरह पिकअप करना चाहिए था कोविड के बाद वो नहीं पिकअप किया है। तो एक तो टूरिज्म सेक्टर में कैसे और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म जो है, ये अंडमान निकोबार के लिए महत्वपूर्ण है। नॉट इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स वगैरह, उसको सही तरीके से किया जा सकता है जिसपे टूरिज्म अट्रैक्शन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, उनका ध्यान इसमें नहीं लग रहा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जाके लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो इसमें जो जहाँ है ऑलरेडी पॉसिबिलिटी, जहाँ ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और कैसे विकसित किया जाए, इस पर प्रायोरिटी देने का सवाल एक है। दूसरा, यहाँ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो है डेवलप किया जा सकता है, गिवन द अगेन ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी ऑफ दिस प्लेस। उसके लिए कैसे प्रोत्साहन किया जाए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो है उसको डेवलप करने के लिए कितना किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के अलग बातों को देख के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिससे हो सकता है, और उसके साथ साथ
उससे एजुकेटेड जो जैसे मुझे पता नहीं यहाँ का सी फूड एग्रो प्रोसेसिंग इस तरह के सेक्टर्स को कितना डेवलप किया जाता है उसमें मेरे ज़्यादा उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन केरला और लक्षद्वीप के जो एक्सपीरियंस है, जो मेन कोस्ट लाइन है, ये दो एरियाज है जिसमें हम समझते हैं और पॉसिबिलिटीज होगा डेवलपमेंट की। यस, वांट टू से एनीथिंग रामकृष्ण? You want to say? No. Okay. You shared first note also about yesterday's meeting.